नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले जिस न्यूज़ की, ये जुड़ती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में देखें तो लगभग 13 अलग अलग जो कानून हैं उन कानूनों में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिसके पीछे उद्देश्य है कि अपने जो भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जो नागरिक हैं, उनको तेज और सरल जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो प्रदान किया जाए। जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, उनको और प्रमोट किया जाए। पुराने और अप्रासंगिक जो प्रावधान है उनको हटाया जाए। तो इस तरह से देखेंगे तो ईज़ ऑफ जो डूइंग बिजनेस है और जो ईज़ ऑफ जो लिविंग है, उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण जो सुधार है वो करने की जो एक निर्णय है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ली है। तो इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हम संक्षिप्त और सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी में अब कई सारे जो अपराध हैं उनके लिए नहीं होगी जेल। कानूनों में बड़े स्तर के बदलाव भी किए जा रहे हैं और ये खास तौर पे ईज ऑफ जो लिविंग है, ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस है, इसके लिए यूपी में देखें तो लगभग 13 कानूनों में बड़े स्तर के जो बदलाव हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और इसके पीछे अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो उद्देश्य सरकार का यही है कि जो भी नागरिक हैं उनको तेज और सरल जो न्याय है वो प्रदान किया जाए। इन्वेस्टमेंट को और राज्य में बढ़ाया जाए, जो इंडस्ट्री है उसे और बेहतर किया जाए और पुराने जो अंग्रेजों के ज़माने के अप्रासंगिक जो प्रावधान है उनको हटाया जाए। सबसे खास बात है कि ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस है, जो ईज ऑफ द लिविंग है, इसकी दिशा में महत्वपूर्ण जो सुधार है वो अब देखने को मिल रहा है। और कानूनों में जो एक आधुनिक उसे बनाने की जो प्रक्रिया है, जो तेज न्याय प्रक्रिया है, जो प्रशासनिक सुधार है, उनको प्राप्त करने के उद्देश्य से इस तरह के जो प्रयास है ये सरकार कर रही है। तो चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा टीचर्स डे के अवसर पर देखें तो बड़ा ही एक महत्वपूर्ण जो ऑफर है वो संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत पीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं, पीटी मेंस के लिए इन पर 60 से लेकर 70% तक की छूट दी जा रही है। जैसे अलग अलग कोर्स हैं, बीपीएससी, बीपीएससी, पीटी के, या फिर एमपीपीएससी या आरएस या अदर जो कोर्स हैं उन पर आपको ये छूट प्रदान की जा रही है। खास बात है, इस छूट की जो अवधि है वो 2 से लेकर 6 सितंबर 2025 है, यानी कि डेडलाइन जो है वो 6 सितंबर 2025 है। इस समय सीमा में ही आपको इन कोर्स में नामांकन करवाना है, तभी आप इसका छूट प्राप्त कर सकते हैं, इस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब खास बात यह है कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी अगुवाई में देखें तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है अब व्यापार और उद्योग जैसे कई सारे जुड़े हुए जो पुराने कानून हैं उनमें बड़े स्तर का जो परिवर्तन है, जो सुधार है वो करने का निर्णय ले लिया है। सरकार का लक्ष्य है कि कारोबारी जो माहौल है वो और बेहतर और आसान बनाया जाए और इसके साथ ही जो लेबर्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी जो सुरक्षा है उसे भी बेहतर बनाया जाए। और इसी के तहत देखेंगे तो ये बड़े स्तर के जो 13 कानून हैं उनमें बदलाव का जो निर्णय है वो लिया गया है। अगर बात करें कि ये न्यूज़ का जो संबंध है वो कहाँ से है, आपके सिलेबस में कहाँ से है, तो इस न्यूज़ का संबंध कई सारे टॉपिकों से होता है। चाहे राज्य के द्वारा जो भी कानूनी सुधार है, नागरिकों को दिया गया जो सुशासन है, या फिर न्यायिक जो सुधार प्रक्रिया है, अधिकारों तक जो सरल पहुँच है। तो जीएस के पेपर सेकंड से भी जीएस के पेपर थर्ड की बात करेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस है उसको बढ़ावा देने की जो बात है तो पेपर थर्ड से भी है। ऐसे और इथिक्स से भी जुड़ा हुआ ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस कारण से देखें तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायी हो सकता है। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हम लेंगे, क्योंकि ये जो कदम है ये देश के प्रधानमंत्री जो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस है उस मॉडल से भी जुड़ा हुआ है, उस एजेंडे से जुड़ा हुआ है। और इसके संदर्भ में देखेंगे तो बड़े स्तर के जो बदलाव हैं वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं। जैसे न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की बात की जा रही है, क्योंकि लंबित जो भी मामले हैं उनको जल्दी से जल्दी त्वरित स्तर पे जो निपटाने की बात है उसमें जो भी प्रावधान है उसमें संशोधन किया जा रहा है। जो भी लैंड है या जो भी एसेट्स हैं उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कानून है, चाहे वो डिजिटल स्तर पे रजिस्ट्रेशन की बात करें कि अब जो पहले रजिस्ट्रेशन होता था, जो पंजीकरण की प्रक्रिया थी, उसे चेंज करते हुए अब डिजिटल स्तर पे उसे लाने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी बेनामी लेन देन उसके स्तर पे पहले से जो ढील थी उस पर सख्ती की जा रही है। और महिला सुरक्षा से जुड़े हुए जो कानून है उनमें तो खास तौर पे सरकार ध्यान दे रही है। जो भी अपराध हैं उनके संदर्भ में जो ट्रायल है, ट्रायल को और अब पहले से तेज कर रही है। और जो भी इसके संदर्भ में सजा मिलती थी, जो पनिशमेंट मिलता था, उसके संदर्भ में अब और कठोर होने जा रही है सरकार। इसके अलावा जो भी इंडस्ट्री है, जो औद्योगिक और जो श्रम कानून है, उसमें भी बड़े स्तर पे देखें तो संशोधन किया जा
रहा है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनके स्तर पे देखें तो उन्हें और कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना चाहती है राज्य सरकार, आकर्षित करना चाहती है, उद्योग स्थापित करना चाहती है, बड़े स्तर पे राज्य में निवेश लाना चाहती है। इसके लिए इन्वेस्टर पे खास तौर पे ध्यान दी जा रही है। यही नहीं, जो रेवेन्यू है, जो नगर पालिका कानून है, उसमें भी सुधार किया जा रहा है, क्योंकि जो भी नगरीय निकाय हैं उनको और अधिकार दिए जा रहे हैं, उन्हें और पारदर्शी बनाया जा रहा है। तो इस तरह से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसके संदर्भ में कई सारे जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, जैसे कानूनी ढांचे का जो एक आधुनिकीकरण है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई सारे जो कानून हैं वो आज के नहीं है, वो ब्रिटिश काल के ही हैं, यानी स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों से अभी तक वो चले आ रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में तो वो ठीक थे, लेकिन आज की बदलती हुई तकनीकी जो जमाना है, जो युग है, उसमें जो वर्तमान सामाजिक आर्थिक जो सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं उनके अनुसार ये सही नहीं है। तो उनमें क्या है कि अब जो बदलाव है वो करने की जो प्रक्रिया है वो राज्य सरकार स्टार्ट कर चुकी है, जिसमें हमने बताया कि भूमि और संपत्ति से जुड़े हुए जो कानूनी अधिकार हैं इनमें अब ई स्टैंपिंग, बेनामी जो संपत्ति है उस पर नियंत्रण, डिजिटल जो रजिस्ट्रेशन है, या फिर कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू न्यायालय है जो उस तरह से उन प्रक्रियाओं को अब सरल किया जा रहा है। और इसके तहत देखें तो न्यायिक सुधार पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। लंबित जो मामले हैं उनको त्वरित स्तर पर हल करने की बात कही जा रही है। इसके लिए अलग से स्पेशल कोर्ट या विशेष अदालत या ऑनलाइन जो सुनवाई है उस प्रक्रिया को खास तौर पे स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, अगर देखेंगे तो जो भी महिला है, जो कमजोर वर्ग है, उनकी सिक्योरिटी पर खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इसके लिए जो भी तेज ट्रायल या फिर दंड सुनिश्चित करने हेतु जो कड़े प्रावधान है वो स्थापित किए जा रहे हैं। और सबसे जो यहाँ पर डोमेस्टिक जो वायलेंस है उस पर खास तौर पर जो सरकार है वो ध्यान दे रही है। जो घरेलू हिंसा है, महिला का जो शोषण हो रहा है या इस तरह के जो संवेदनशील मामले हैं उनके संदर्भ में सरकार का विशेष ध्यान है। यही नहीं, इंडस्ट्री और श्रम कानूनों में सुधार की बात की जा रही है, ताकि इसका मूल जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, उसमें क्या किया जाए कि वृद्धि किया जा सके। और नगर पालिका और नगर निकाय के स्तर पर आप देखेंगे तो बड़े स्तर के जो ट्रांसपेरेंसी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो सरल मंजूरी है, शहरी स्तर पर जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास भी राज्य सरकार कर रही है। और इसके साथ ही देखेंगे तो सुगम व्यापार विधेयक 2025 पर खास तौर पे जो चर्चा है वो की गई है। इसके संदर्भ में जो सीएम ऑफिस का जो कह सकते हैं ऑफिशियल जो यहाँ पर कह सकते हैं कि उनका जो कह सकते हैं कि अकाउंट है उस पर इसके बारे में खास तौर पे जानकारी दी गई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय क्या है इसके लिए बैठक की है, जिसमें सुगम्य जो व्यापार विधेयक 2025 के जो प्रावधान है उन पर विस्तार से चर्चा की गई। और बैठक के दौरान जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अधिकारियों को खास तौर पर निर्देश दिया कि ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस है उसको और मजबूत करना है आज की जरूरत के हिसाब से। उन्होंने ये भी कहा कि औद्योगिक जो विकास, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, तभी सही मामले पर सही होगा, सार्थक होगा, जब श्रमिकों की जो सुरक्षा है, उनकी सुविधा की जो गारंटी है वो सुनिश्चित की जा सके। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनका जो एक तरह से स्लोगन है श्रमेव जयते, उस मंत्र को ध्यान में रखते हुए ऐसे सुधार किए जाएंगे जो उद्योग जगत और मजदूर जो वर्ग है दोनों के लिए लाभकारी साबित होंगे। यही नहीं, दंडात्मक जो प्रावधान है उसमें खास तौर पे बातें की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि अब समय आ गया है कि पुराने और अनावश्यक जो दंड के प्रावधान है उनको क्या कर दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए। उनकी जगह ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो पूरी तरह से वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार न्याय संगत और पारदर्शी हो। और इस दौरान कुछ बड़े सजेशन भी आए हैं, कुछ सुझाव भी आए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि निरीक्षण जो व्यवस्था है, जो सुपरविजन के स्तर पे जो अरेंजमेंट है, जो मैनेजमेंट है, या पारदर्शिता लाने के लिए जो सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात की जाती थी, थर्ड जो पार्टी ऑडिट की प्रणाली अपनाई जानी की बात कही जाती थी, तो ऐसे जो प्रोसीजर है उनको और प्रमोट किया जाए। इससे क्या होगा कि जो भी इंडस्ट्री है उसके ऊपर जो अनावश्यक एक तरह से बर्डन होता था, जो बोझ होता था, उस बोझ को कम किया जा सके और मजदूरों के हित भी सुरक्षित रह सके। इसके अलावा देखेंगे तो 99% जो आपराधिक प्रावधान है वो अब समाप्त होंगे। यानी मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी पूरी जानकारी दे दी है कि राज्य में जो भी उद्योग और व्यापार से जुड़े हुए करीब 13 अधिनियम है उनमें देखें तो लगभग 99% जो आपराधिक प्रावधान है उनकी हटाने की जो एक तैयारी है उसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। अगर सब कुछ सुनिश्चित रहा, सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो क्या करेगा कि
इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक जो धाराएं हैं उनको हटाकर गैर आपराधिक श्रेणी में परिवर्तित करेगा। तो इस कारण से देखें तो ये जो डिसीजन है ये खास तौर पे चर्चा में है। 11 से अधिक जो कानून है उनमें बड़े स्तर के बदलाव की बात की जा रही है, क्योंकि सूबे के जो मुखिया है उनकी ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में जानकारी दी गई है और सरकार जल्दी इन विधेयकों को लागू करने की दिशा में अब काम करेगी। इसके तहत जो भी आबकारी अधिनियम है, सीरा अधिनियम है, वृक्ष संरक्षण अधिनियम है, राजस्व संहिता है, गन्ना अधिनियम है, भूगर्भ जल अधिनियम है, नगर निगम अधिनियम है, प्लास्टिक कचरा निस्तारण अधिनियम है, सिनेमा अधिनियम है, पंचायत अधिनियम समेत 11 से अधिक जो कानून है उनमें परिवर्तन किया जाना है। जहां पहले जेल की जो सजा का प्रावधान था वहां अब सरकार आर्थिक जुर्माने और प्रशासनिक जो कार्रवाई है उसको अब एक तरह से प्रायोरिटी देने जा रही है। यानी जैसे पहले सीधे जेल की बात कही जाती थी, उसका प्रोविजन था, तो अब वहां सरकार करेगी कि उसे कहीं ना कहीं देखे तो आर्थिक स्तर पे लाने का प्रयास करेगी, प्रशासनिक जो कार्रवाई है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरह की बात कही जा रही है। कुछ अन्य भी पहलू हैं, जैसे सामाजिक जो महत्व की बात करें, राजनीतिक महत्व की बात करें, संवैधानिक पहलू की बात करें, तो देखिए पहले हम पॉलिटिकल इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो चुनावी दृष्टि से जनता तक तेज न्याय और बेहतर प्रशासन जो है वो इस निर्णय को देखा जा रहा है। जो भी विपक्षी पार्टियां वो ये कह रहे हैं कि सरकार इसलिए इस तरह के बदलाव करे ताकि जनता को आकर्षित कर सके, तो ये तो ठीक बात है। जनता के हित की अगर बात की जा रही है तो इसमें बुराई नहीं है। संवैधानिक अगर पहलू की बात करें तो जो भी राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, उसमें आने वाले जो भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे संविधान की जो धारा 245 है और इसके अलावा जो 246 है, ये खास तौर पे देखेंगे तो जो स्टेट को पावर देने की बात होती है उनसे ये जुड़ते हैं। इसके अलावा अगर इसे थोड़ा सा नेशनल सिनेरियो में देखें तो कई अन्य राज्य भी क्या है कि कानूनी सुधार की दिशा में क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कदम उठा रहे हैं और ये जो पहल है वन नेशन वन लॉ जो फ्रेमवर्क है उसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद कई सारी जो चुनौतियां हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। जैसे जमीनी स्तर पर इसे लागू करना आज भी एक कठिन काम है। गुड गवर्नेंस या इस तरह के जो भी देखें तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो एक तालमेल है वो सही तरीके से देखने को नहीं मिलता है। जो भी तकनीकी ढांचे हैं, चाहे वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ई कोर्ट्स की बात करें, तो इनकी अपनी लिमिटेशन है। भारत के संदर्भ में तो देखने वाली बात है कि कब तक इसे सही तरीके से जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। इसके कई सारे महत्व भी हैं, जैसे कानूनी ढांचे का जो आधुनिकीकरण किया जा रहा है, इससे क्या होगा कि देश का जो कानून है वो पहले से और बेहतर हो जाएगा, वो समय पर काम करेगा, समय के अनुरूप वो सुधार हो जाएगा। गुड गवर्नेंस की बात करें तो पारदर्शिता तो आनी बिल्कुल तय है, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी और इस कारण से क्या होगा कि जो भी अपने देश के सिटीजन्स हैं उन्हें राहत प्राप्त होगी, आर्थिक सुधार होगा। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ट्रेड होता है, तो इन सभी के स्तर पे पहले से अधिक सहूलियत देखने को मिल सकता है और इसका सोशल इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा। खासतौर पे विमेंस के स्तर पे या जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको क्या होगा कि जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो त्वरित स्तर पे प्राप्त होगा। तो इस तरह की बातें की गई है सरकार के द्वारा। इसमें जो बार बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो चर्चा हो रही है, इसे आपने बेसिक जो आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमी वहाँ तो पढ़ा होगा, लेकिन बेसिक स्तर पे हम देख लेते हैं ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस है इसका मीनिंग क्या है कि देश में जो भी कारोबार है, कारोबार करने में जो कारोबारी हैं उनको कितनी आसानी होती है। ये खास तौर पर यहाँ पर देखने को मिलता है कि देश में जो भी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है जिसे हम कारोबार कह सकते हैं और जो कारोबार करने वाला जो कारोबारी है उसके संदर्भ में कितनी सहूलियत है, ये सबसे महत्वपूर्ण तौर पे देखी जाती है कि कितना उसे आसानी हो रही है और ये किसके द्वारा एक तरह से तय किया जाता है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वारा किया जा सकता है। अर्थात किसी भी देश में कारोबार शुरू करने के लिए, उसे चलाने के लिए जो भी माहौल है वो क्या अनुकूल है, ये कहलाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की क्या करता है, एक रैंकिंग तय करता है। यहाँ पर खास तौर पे देखेंगे तो पूरा जो एक रैंकिंग है इसकी एक रैंकिंग तय की जाती है कि किस देश में कैसी स्थिति है कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो किस प्रकार का है और इसके आधार पर विभिन्न दुनिया के जो देश हैं उनकी रैंकिंग दी जाती है, जिसके आधार पर कोई कारोबारी, कोई स्टार्टअप करने वाला जो व्यक्ति है वो उसे आसानी होती है कि कहाँ पर
उसके लिए जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, वो करने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुरक्षा है, अनुकूल माहौल है, वो उसे प्राप्त करता है। तो इस तरह की बातें देखने को मिलती है। जैसे अगर आप बात करेंगे तो 2018-19 की लिस्ट में देखें तो भारत 77वीं रैंक पे था। तो इस तरह के जो डेटा है वो अलग अलग ईयर में आते रहते हैं और उसके आधार पर बहुत कुछ निर्धारित होता है। तो ये चर्चा थी। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में 13 कानूनों में जो संशोधन है उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करना, कृषि सुधार करना, नागरिकों को त्वरित और न्याय और प्रशासनिक सुधार को प्राप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो सुनिश्चित करना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आखिर इसका जो सही उत्तर होगा इनमें से क्या होगा। और इस टॉपिक पर आपके कई सारे जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे राज्य स्तर पर किए जा रहे जो कानूनी सुधार है, लोकतांत्रिक जो सुशासन है उसको सुदृढ़ करने की दिशा में ये जो बदलाव है, ये जो निर्णय लिया गया है, ये कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसको उत्तर प्रदेश के हालिया कदमों के संदर्भ में कैसे विवेचित आप कर सकते हैं। इस तरह के मुख्य एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में भी क्या है कि मेंस एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर बड़े स्तर पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि महत्वपूर्ण जो 13 कानून है उनमें बड़े स्तर के बदलाव किए जाने हैं। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, इससे लाभ क्या होगा और राज्य में जो स्थिति है वो कैसे बदल सकती है, इसी के बारे में हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।